हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। आज का अपना टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्रियाओं का नियोजन भाग 2, प्लानिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस पार्ट 2। पिछले वीडियो में भाग 1 में हमने बात की थी कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी एक फर्म द्वारा अपनाई जा सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्रियाओं में भाग लेना चाहती है। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखते हुए आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो इसकी स्ट्रेटेजी है वो है उपयुक्त संगठनात्मक संरचना का नियोजन, प्लानिंग फॉर सुटेबल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सभी क्रियाओं के सफल संचालन के लिए उपयुक्त एवं कुशल संगठनात्मक संरचना का नियोजन करना भी एक फर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक फर्म अपने व्यापार के आकार, उत्पादों की प्रकृति, वित्तीय एवं मानव शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धी फर्मों की विपणन संगठन व्यवस्था आदि से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का नियोजन करना उसके लिए आवश्यक है। इन सब का नियोजन करके वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकती है, अपने व्यापार का विस्तार कर सकती है। नेक्स्ट देखिए आप, सरकारी अधिनियमों, नियमों, उपनियमों एवं अधिसूचनाओं की पूर्ण जानकारी, परफेक्ट नॉलेज ऑफ एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्रियाओं में भाग लेने के लिए एक फर्म के लिए आवश्यक है कि वो विभिन्न देशों में अपनाई गई वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करे, वैधानिक प्रावधानों को पूरा करे। जिन देशों के साथ फर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करना चाहती है उन देशों के व्यापार संबंधी सरकारी अधिनियम, नियम, उपनियम और अधिसूचनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी उसे होनी आवश्यक है, क्योंकि व्यापार में यदि इनका पालन किया जाता है, क्योंकि व्यापार में इनका पालन करना एक वैधानिक अनिवार्यता है और यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो ये एक दंडनीय अपराध है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में विदेशी व्यापार विकास एवं नियमन अधिनियम, कस्टम अधिनियम, फैमा, निर्यात आयात नीति, विदेशी व्यापार प्रक्रिया की हैंडबुक, निर्यात संवर्धन हैंडबुक आदि से संबंधित आदि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियम, उपनियम और सूचनाएं सरकार द्वारा दी जाती है, जिनकी पर्याप्त जानकारी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिया में भाग लेने वाली फर्म को होना आवश्यक है, अन्यथा उसे दंडनीय अपराधों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा और उसके ऊपर दंड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न पक्षों से निकट संपर्क, क्लोज कॉन्टैक्ट विथ पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। विदेशी व्यापार की जो प्रक्रिया है उसके सफल संचालन के लिए ये जरूरी है कि उस प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी पक्षकार हैं, उस चेन में जितने भी पक्ष इंक्लूड हैं, उन सबसे निकट संपर्क होना आवश्यक है। तभी व्यापारिक क्रियाओं को सुविधापूर्वक, सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुख्य पक्ष कौन कौन से होते हैं जनरली? सामान्य रूप से यदि हम देखें तो निर्यातकर्ता, आयातकर्ता, मध्यस्थ संस्थाएं, प्रधान निदेशक, विदेशी व्यापार विभाग, कस्टम अधिकारीगण, निर्यात संवर्धन परिषद या निर्यात संवर्धन बोर्ड संस्थाएं, व्यापार विभाग, कस्टम अधिकारी, निर्यात संवर्धन परिषद, ये हमें बता चुकी हूँ, भुगतान निपटारा मध्यस्थ बैंक, देश का केंद्रीय बैंक, जहाजी कंपनी, बीमा कंपनी, बंदरगाह जो भी है तो बंदरगाह आयुक्त एवं अधिकारी, प्रेषक प्रतिनिधि, निरीक्षण एजेंसी, निकासी प्रतिनिधि, रेल और परिवहन से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं वो सब इस चेन में सम्मिलित होते हैं। तो इन सभी पक्षकारों से निकट संपर्क होना आवश्यक है, तभी आसानी से अपनी क्रियाओं को संपादित किया जा सकता है, उन क्रियाओं में आने वाली समस्याओं को आसानी से निपटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निर्यात आयात के लिए क्रेता विक्रेता के बीच संबंध स्थापना, establishing contact between importer and exporter।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो वास्तविक क्रियाएं हैं वो निर्यातक और आयातक के बीच संबंध स्थापित होने से शुरू होती है। जब निर्यातक और आयातक के बीच संबंध स्थापित होते हैं तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित क्रियाएं स्टार्ट होती हैं। इसी के अंतर्गत दोनों पक्ष किसी वस्तु या सेवा से संबंधित क्रय विक्रय के सौदे तैयार करते हैं और ये सभी मध्यस्थ के माध्यम से किए जा सकते हैं या स्वयं ये दोनों पक्ष भी संपादित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत वो क्या क्या अनुबंध तैयार करते हैं। विक्रय का प्रस्ताव भेजा जाता है। प्रस्ताव में वस्तु की प्रकृति, किस्म, मात्रा, कीमत, विक्रय से संबंधित जितनी भी शर्तें हैं या भुगतान से संबंधित शर्तें हैं आदि के बारे में सूचनाएं प्रदान की जाती है। और यदि आयातकर्ता इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है या इसमें संशोधन के पश्चात इसे स्वीकार कर लेता है तो वह निर्यातक को एक प्रमाणित आदेश भेजता है और इस प्रकार से निर्यातक और आयातक के बीच संबंधों की स्थापना होती है। तो ये संबंधों की स्थापना करने के लिए आवश्यक है कि निर्यातक एक प्रस्ताव भेजे आयातक को और आयातक उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर अपनी स्वीकृति उचित समय पर उचित प्रकार से निर्यातक को सूचना दे, प्रदान करें। तो उन दोनों के बीच में इस प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रमाणित आदेश की प्राप्ति एवं उस पर कार्यवाही, रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग ऑफ कन्फर्म ऑर्डर। जब निर्यातक को इस प्रकार के आदेश प्राप्त हो जाते हैं, आयातकर्ता से प्रमाणित आदेश की कॉपी प्राप्त हो जाती है, तो निर्यातक द्वारा क्या क्या कार्यवाही की जाती है। निर्यातक सबसे पहले आदेश की जांच करता है। उस आदेश में वो देखता है कि आदेश में शर्तें जो हैं स्पष्ट हों, पूर्ण रूप से वैधानिक हों, विदेशी विनिमय के नियमों के अनुरूप हों, भुगतान की शर्तें स्पष्ट और वैधानिक हों, कस्टम अधिकारियों और उत्पादन शुल्क अधिकारियों की स्वीकृति उसमें होनी आवश्यक है कि वो उसे स्वीकृत कर देंगे या नहीं है। तो ये सभी स्वीकृति योग्य होनी चाहिए। इस प्रकार से निरीक्षण प्रमाण पत्र की अनुकूलता के योग्य होनी चाहिए। ये सभी बातें निर्यातकर्ता द्वारा इसमें डिसाइड की जाती है। साथ ही आदेशित माल का उत्पादन और आपूर्ति उसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। निरीक्षण एजेंसी से निरीक्षण प्रमाण पत्र की व्यवस्था की जाती है। आदेश के अनुरूप माल की सुपुर्दगी, पैकिंग एवं मार्किंग की जाती है। प्रेषक एजेंट अथवा शिपिंग एजेंट की नियुक्ति निर्यातकर्ता द्वारा की जाती है। साथ ही माल को जहाज पर लदाने की व्यवस्था की जाती है। रिजर्व बैंक को आवश्यक फॉर्म का प्रेषण किया जाता है। माल की बीमा पॉलिसी, अनुबंध प्रमाण पत्र, साख पत्र आदि निर्यातकर्ता द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। माल विवरण का घोषणा पत्र प्राप्त किया जाता है। शिपिंग बिल की व्यवस्था की जाती है। माल को बंदरगाह पर भेजने की व्यवस्था की जाती है और जहाज पर लदाने की व्यवस्था उसके द्वारा की जाती है। जहाजी बिल्टी प्राप्त करना आदि ये सभी कार्य निर्यातक द्वारा किए जाते हैं। तो ये सारे कार्य उसके थे। प्रमाणित आदेश पर उसके द्वारा क्या क्या कार्यवाही की जाएगी, इसके अंतर्गत हमने ये सभी पॉइंट्स देखे। नेक्स्ट पॉइंट आता है निर्यात आयात के लिए वित्तीय नियोजन, प्लानिंग फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फाइनेंस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो निर्यात और आयात की एक जटिल प्रक्रिया संपन्न होती है, उसके अंतर्गत निर्यातक को माल उत्पादन से लेकर, जब निर्यातक माल का उत्पादन करने लगता है तो उस उत्पादन कार्य से लेकर उसकी सुपुर्दगी करने तक विभिन्न प्रकार के खर्चों की पूर्ति करना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो जहाजी लदान से पूर्व के खर्चे और जहाजी लदान के पश्चात वाले खर्चों के बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ चुके हैं। तो इसी के अंतर्गत इस वित्त की पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी, कौन कौन से साधन हैं जहाँ से वित्त प्राप्त किया जाएगा, यदि अल्पकालीन वित्त है तो वो कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, सार्वजनिक रूप से या निजी व्यापारिक बैंकों से उधार लिया जा सकता है, दीर्घकालीन और मध्यमकालीन वित्त की पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी। इसके अंतर्गत वो देख सकता है कि निर्यात आयात बैंक से लिया जाए या निर्यात साख एवं गारंटी निगम से उधार लिया जाए, तो किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, इसके बारे में नियोजन कार्य निर्यातक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदेशी विनिमय जोखिमों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्रिया में संलग्न जो भी फर्म है उसे विदेशी विनिमय से संबंधित जोखिमों के लिए नियोजन करना पड़ता है। चूँकि विदेशी विनिमय में कई प्रकार की जोखिमें विद्यमान होती है, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव की जोखिम बनी रहती है। किस प्रकार से विनिमय दरों में उतार चढ़ाव हो सकता है सौदा पूरा होने तक,
चूँकि विदेशी व्यापार के अंतर्गत माल का जो भी आदेश प्राप्त होता है और उस आदेश की पूर्ति करने तक जो भी टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम पीरियड में विनिमय दरों में कितना परिवर्तन हो सकता है, तो ये जोखिम हमेशा बनी रहती है। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय दरों में जो भी जोखिम है उससे मुक्ति के लिए वो दोनों अंतर विपणन सौदे कर सकते हैं और साथ ही गारंटी आदि भी प्राप्त की जा सकती है। फ्यूचर से संबंधित जो भी रेट्स हैं उनसे संबंधित सौदे यहाँ पर किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से विदेशी विनिमय जोखिमों का प्रबंधन करना भी अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निर्यातित माल की उच्च गुणवत्ता की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी फॉर हाई क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यातक और आयातक के बीच माल की उच्च गुणवत्ता के बारे में हमेशा संदेह की परिस्थितियां बनी रहती है कि माल उच्च गुणवत्ता का होगा या नहीं होगा। साथ ही निर्यातक फर्म अपने माल की उच्च गुणवत्ता की साख जमाने के लिए गुणवत्ता प्रमाणित करने वाली संस्थाओं से प्रमाण पत्र की व्यवस्था करे तो ये एक विश्वसनीय हो जाता है आयातक के लिए कि हाँ माल अच्छा है, उसकी विश्वसनीयता बनी हुई है। तो इस प्रकार से प्रमाण पत्र प्राप्त करके वो अपनी माल की गुणवत्ता की विश्वसनीयता बनाए रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेन देन का नियोजन, प्लानिंग फॉर पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू बैंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयातों और निर्यातों का भुगतान विदेशी मुद्रा में लेना देना होता है। ये हम सभी जानते हैं कि एक देश दूसरे देश की मुद्रा को स्वीकार करे या नहीं करे, ये दोनों में कन्फ्यूज़न बना रहता है। एक देश की मुद्रा दूसरे देश में विधिमान्य है या नहीं है, सामान्य रूप से विधिमान्य नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में विदेशी मुद्रा में भुगतानों का निपटारा किस आधार पर किया जाए? बैंकों के माध्यम से कर सकती है या कोई सर्वमान्य आधार हो सकता है, कोई ऐसी मुद्रा में भुगतान किया जा सकता है जो सभी के द्वारा स्वीकार योग्य है। तो इस प्रकार से विदेशी मुद्रा का लेन देन किस प्रकार से किया जाएगा, कौन सी मुद्रा में किया जाएगा या किस प्रकार धातु में किया जाना है या बैंकों के माध्यम से निपटान किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा, इन सब से संबंधित बातों का नियोजन पूर्व में ही कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से एक आयात निर्यातकर्ता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रियाओं में भाग लेने वाली संस्थाओं द्वारा इन सभी बातों का नियोजन करना आवश्यक है। इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, ये चैप्टर भी अपना यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।